खबर से जुड़े हो तो सीधे तौर पर भारत सरकार की तरफ से भी तमाम कोशिशें इस वक्त निवेशा को बचाने में लगी हुई। लेकिन इसी के साथ अब तीसरी महत्वपूर्ण खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आईएसएस में 18 दिन बिताने के बाद अब पृथ्वी पर लौट आए हैं। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर वापस धरती पर आई है। स्पेसक्राफ्ट से करीब 23 घंटे का सफर करके बीते कल दोपहर 3:01 पर कैलिफोर्निया के तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन हुआ। और जिस वक्त स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, उसका तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। और फिर इसके बाद 2 चरणों में पैराशूट खुले। पहले 5.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर शूट्स खुले और उसके बाद फिर लगभग 2 किलोमीटर पर मेन पैराशूट खुला, जिससे स्पेसक्राफ्ट के सुरक्षित स्प्लैशडाउन संभव हुआ। आखिर शुभांशु की ये यात्रा कैसी रही है और स्पेसक्राफ्ट को स्प्लैशडाउन ही क्यों कराया गया और ये जमीन पर लैंडिंग से कितना अलग है, बताएंगे ये सब आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं शुभांशु की समुद्र में सॉफ्ट लैंडिंग। तो बीते कल ये सारी तस्वीरें हमने देखी थी। 18 दिन की अंतरिक्ष यात्रा के बाद अब शुभांशु शुक्ला पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। कैलिफोर्निया के पास प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन हुआ है और काफी सफल ये लैंडिंग रही, जिसकी तस्वीरें हम सभी ने देखी। लैंडिंग का समय था शाम करीब 3:01 पर भारतीय समय अनुसार, अगर हम देखें तो। इसके साथ ही आपको बता दें कि शुभांशु के साथ 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी पृथ्वी पर अब वापस लौट आए, जो उनके साथी थे, जो उनके साथ ही गए थे, और वो भी वापस आ चुके हैं मिशन पर। इस दौरान देश दुनिया में भी जश्न का माहौल है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र इस मिशन पर लगातार बनी हुई थी। और इस मिशन के पूरे होने के बाद में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से भी शुभांशु शुक्ला और उनकी पूरी टीम को बधाई दी गई है। इसके साथ ही लखनऊ की अगर हम बात करें तो वहां पर परिवार ने केक काट कर जश्न मनाया, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि 18 दिन में शुभांशु ने कुल 7 एक्सपेरिमेंट इस दौरान आईएसएस पर करे हैं और 17 अगस्त को अब वो भारत लौटेंगे। जब भारत वो लौटेंगे तो तमाम उनका स्वागत भी किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि 1984 में पानी में नहीं बल्कि जमीन पर लैंडिंग की गई थी। क्यों, वो आपको बताते हैं। 1984 में जमीन पर भारत का सितारा उतरा था और राकेश शर्मा ने 41 साल पहले जमीन पर लैंडिंग की थी। अप्रैल 1984 में सोयूज T-10 से राकेश शर्मा लौटे थे। कजाकिस्तान के आकर्लिक मैदान में ये लैंडिंग हुई थी। रूस की सोयूज तकनीक जमीन पर उतरने का इस्तेमाल किया गया। पैराशूट खुलने पर तेज आवाज से, हालांकि राकेश शर्मा जो है वो उस दौरान चौंक भी गए थे, क्योंकि तकनीक भी उस दौरान उतनी नहीं थी और उसके बावजूद भी ये सफल लैंडिंग उस दौरान रही। लेकिन इसके साथ ही समुद्र और जमीन लैंडिंग में आखिर क्या मुख्य तौर पर फर्क है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। समुद्र में लैंडिंग जब होती है तो आबादी से दूर समुद्र में पूरा मलबा गिरता है, लेकिन जमीन पर सटीक लेकिन एक झटका जरूर इस दौरान वहां पर महसूस होता है। सॉफ्ट लैंडिंग और क्रू को झटका कम लगता है समुद्र में, और जमीन पर मलबे के कारण आबादी पर भी जोखिम सबसे ज्यादा मंडराता है। समुद्र में लैंडिंग में अगर हम देखें तो शरीर के लिए ज्यादा आरामदायक होता है, और जमीन पर लैंडिंग में वो आराम उस हिसाब से नहीं मिल पाता, क्योंकि जमीन पर जब लैंडिंग होती है तो एक बड़ा झटका इस दौरान यात्रियों को लगता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सिद्धार्थ, स्प्लैश डाउन को आखिर क्यों ज्यादा सुरक्षित माना जाता है कि पानी में जो लैंडिंग है वो ज्यादा सुरक्षित है बजाय जमीन पर लैंडिंग के, जबकि कई देश ऐसे हैं अभी जो जमीन पर लैंडिंग ही कराते हैं अपने अंतरिक्ष यात्रियों की? सुप्रभात कृतिका। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लैंडिंग या तो ज़मीन पे हो या फिर पानी पर हो, समुद्र में हो, उसका जो डिसीजन है वो पहले से ही ले लिया जाता है। उसका कारण ये है कि जिस तरीके का कैप्सूल अंतरिक्ष में भेजा जाता है एस्ट्रोनॉट्स को लेके, उसके डिज़ाइन के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, उसके आकार के हिसाब से ये पहले से तय होता है कि इसकी लैंडिंग ज़मीन पर होगी या इसकी लैंडिंग समुद्र में होगी। हालांकि अगर कंपैरिजन दोनों के बीच में किया जाए तो जैसे आपने दर्शकों को बताया कि समुद्र पर जो लैंडिंग होती है वो कंपैरेटिवली सेफ होती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि समुद्र एक नेचुरल कुशन का काम करता है। और अगर हम बात करें ड्रैगन कैप्सूल की, जिसमें शुभांशु शुक्ला आए हैं, तो वो जो कैप्सूल था वो जब एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ तो उसके बाद वो अपने ट्रंक से, सोलर रेडिएटर्स से और हाउसिंग सोलर पैनल, इन सबसे अलग होकर वो आया। तो जब इस तरीके की बात होती है तो जो उसका उस प्रकार वजन हुआ होगा उस दौरान उसका आकार रहा होगा, उसके हिसाब से उसको समुद्र पर लैंड कराया गया। तो ज़्यादातर और जो जैसे देश जैसे अमेरिका, वो लैंडिंग जो है वो समुद्र पे प्रेफर करते हैं। हालांकि देश जैसे रशिया, चाइना, वो अभी भी ज़मीन पर अपने जो है कैप्सूल को उतारते हैं। लेकिन उसका एक और भी कारण है कृतिका,
कि देश के पास किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप समुद्र पर लैंडिंग करवा के हाइड्रोलिक क्रेडल से उसको उठा के फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉट्स को कहीं पर ले जा सकते हैं या आप लैंड पे करा सकते हैं। हालांकि लैंड पे कराना थोड़ा सा खतरनाक रह सकता है, क्योंकि जैसा आपने बताया मलबे को मैनेजमेंट नहीं मिल पाता है, साथ में एस्ट्रोनॉट्स जब ज़मीन पर उतरते हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि समुद्र पर जब वो उतरता है कैप्सूल, तो वो एक समुद्र अपने आप ही एक नेचुरल कुशन का काम करता है, जिस वजह से उतारने में उस कैप्सूल को बहुत आसानी रहती है। तो ये कारण है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जमीन पर लैंडिंग आज भी होती है और समुद्र पर लैंडिंग आज भी होती है, लेकिन फर्क इतना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड करता है सबसे पहली बात कि आपको कहां कैप्सूल उतारना है। दूसरी चीज ये है कि एक देश की अपनी और एक सबसे पहली बात ये है कि कैप्सूल जाने से पहले ही ये डिसाइड होता है कि उतरना कहां है, उसके आकार को देखकर, उसके वजन को देखकर और बाकी सारी और चीजों को ध्यान में रखकर। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए सिद्धार्थ। बहुत ही आसान भाषा में आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि आखिर पानी में लैंडिंग और ज़मीन पर लैंडिंग में क्या अंतर होता है और कौन सी ज़्यादा सफल लैंडिंग मानी जाती है। ये तमाम बातें आपने बड़ी आसान भाषा में हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के